नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत के भूगोल को लेकर के आपके समक्ष। आप सभी को पता है अपन भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के बात कर रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय पर्वतीय प्रदेश या फिर यूं कह सकता हूं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसको लेकर के अपन ने बात कर ली थी, यानी कि हिमालय के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसी के बाद आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक बार सारे के सारे दोस्त फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेशों में हम बात कर चुके थे हिमालय के बारे में, यानी कि पर्वतीय प्रदेश के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। आज अपन बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदान पढ़ने वाले हैं। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान की। भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो नंबर 2 पर अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तर का विशाल मैदान। इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण है, ये निर्माण किससे माना जाता है? तो इसका निर्माण माना जाता है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद व निक्षेप, अवसाद व निक्षेपों के जमाव से, निक्षेपों के जमाव से या इनके निक्षेपण से जो है इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका? मैदानी भाग का। आप सब वैसे जानते ही होंगे, एक बार मैं भारत के मैप में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना है। अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ गया, समझ लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ जो है यहीं पर क्लियर हो जाएगी, और नहीं समझ में आए तो फिर आप जानते ही हैं, रटते रहो ना, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। भारत के मैप में अगर अपन बात करते हैं तो आप सब जानते हैं ये हमारा भारत का मैप, और भारत के मैप में अपन दोस्तों बात करें, भारत के मैप में अपन बात कर लें कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है हिमालय का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर अपने किसका विस्तार पाया जाता है? हिमालय का विस्तार पाया जाता है। और आप सभी को पता है अपन ने 4 भागों में डिवाइड करके उसको पढ़ा भी है हिमालय के बारे में ना, ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, उसके बारे में अपन ने बात की है। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये अपना कौन सा हो गया था? ट्रांस हिमालय हो गया था। ट्रांस के बाद में हो गया था महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय, और उसके बाद में हो गया था लघु हिमालय, और लघु के बाद में हो गया था शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है क्या होगा? नदियों का या फिर नदियों का उद्गम होगा, नदियाँ निकलेंगी यहाँ से हिमालय से, और नदियों के निकलने के साथ ही नदियाँ अपने साथ अवसाद और निक्षेप लेकर के आएंगी, और उन अवसाद और निक्षेपों का इस वाले बेल्ट में जमाव करेगी, जिससे जो है किसका निर्माण होगा? मैदानी भाग का निर्माण होगा। ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग आ गया। ये किसका भाग आ गया? ये आ गया आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो ये जो बीच में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? तो ये वाला भाग आ जाएगा अपना मैदानी भाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? मैदानी भाग के अंतर्गत, या उत्तर का विशाल मैदान। ये इसमें जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आ जाएगा, जिसको अपन असम का मैदान भी कह देते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है अपना मैदानी भाग या उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आएगा। और इस मैदानी भाग के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों इस मैदानी भाग अब आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे इसकी चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर बोले तो पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो इधर जो इसकी चौड़ाई है, इस मैदान की जो चौड़ाई है इधर, वो चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। लेकिन बात करता हूँ मैं पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगभग 500 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। आगे हम बात कर लें तो लगभग ये जो है 3200 किलोमीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कितना फैला हुआ है ये? तो 3200 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। क्या है? इसकी लंबाई है।
जिसके अंतर्गत जो है सिंधु का मैदान भी आ जाता है। भारत के अंदर जो है लगभग 2800 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। ऐसे आपसे जो है यहाँ इस प्रकार के आंकड़े आप नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी नॉलेज के लिए थोड़े ध्यान में अपने को रखना है। तो यहाँ पर जो है ये मैदानी भाग है, जिसकी बात कर लें तो चौड़ाई ज़्यादा किधर है, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है और पूर्व में कम है। पश्चिम में कितनी है 500 किलोमीटर और पूर्व में कितनी है इसकी चौड़ाई, तो 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये इसकी लंबाई को लेकर के, तो लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर है दोस्तों, लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर है। अब इस मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ, नदियों के द्वारा हुआ। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद और निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद और निक्षेपों से कैसे इसका निर्माण हुआ, उसको लेकर के अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिमालय के संदर्भ में या हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे मैं बात करूं, तो ये जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका निर्माण हुआ, उसके बाद अपन जो है इसको नोट करेंगे अलग से, ठीक है। चलिएगा, तो ध्यान में रखना है, यहां से एक नदी गुजरती है, यहां से एक नदी आती है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी यहाँ से इस प्रकार से आती है। और फिर पंचनद आता है, आपको सभी को पता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ आती है जो यहाँ से इस वाले एरिया में से, बेल्ट में से प्रवाहित होते हुए आकर के सिंधु में मिल जाती है। तो वो पंच नदी भी कहलाती है, जो नदियों में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गंगा नदी, जो यहाँ से निकलते हुए जाकर के कहाँ पर गिर जाती है, जाकर के गिर जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के। और यहाँ से एक नदी और निकलती है यमुनोत्री से, यमुना नदी, जो जाकर के किस में मिल जाती है, ये गंगा नदी तो सीधी चले जाती है बांग्लादेश, और ये जाकर के यहाँ पर इलाहाबाद में यमुना में मिल जाती है। इधर से ये पंचनद का जल जो है, पंचनद जो है जाकर के इसमें मिलती है यहाँ से। तो इस प्रकार से पंचनद का जल, ये एरिया जो है पंचनद के द्वारा निर्मित है, ये वाला गंगा और यमुना के द्वारा। और इधर से एक नदी निकल के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है इस प्रकार से बांग्लादेश में आती है और आकर के किस में मिल जाती है, ये भी गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद और निक्षेप, और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके अवसाद और निक्षेपण के कारण जो है इस मैदानी भाग का क्या हुआ, एक प्रकार से निर्माण होता है। तो इस मैदानी भाग के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो है इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको लेकर के थोड़ी सी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा यहीं पर आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं आप। चलिए अब निकलते हैं आगे की ओर। देखिए निर्माण काल के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो है इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से जिसमें अपन इसको बांट सकते हैं, देखिएगा। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। नंबर 1 पर दोस्तों आपका आएगा भांवर प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, तो नंबर 1 पर आ जाएगा भांवर प्रदेश। और नंबर 2 पर आपका कौन सा आएगा, तो नंबर 2 पर आपका आएगा तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तराई क्षेत्र। नंबर 3 पर हम बात करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा खादर। और नंबर 4 पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बांगर। कौन सा आ जाएगा, बांगर। तो मुख्यतः 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे डेल्टा भी आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में भी अपन जो है चर्चा करेंगे। अब कैसे जो है इसका निर्माण होता है, उस निर्माण प्रक्रिया को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, समझना अच्छे से। जैसे मान के चलिएगा हिमालय से निकलने वाली नदियों से इसका निर्माण होता है, और कौन कौन सी नदियों से होता है वो भी अपन अभी जानेंगे। तो मान के चलिए ये हमारा हिमालय पर्वत है, और यहाँ से नदियों का क्या होगा, उद्गम होगा। और यहाँ से जब नदियाँ निकलेंगी, दोस्तों ये हिमालय है, और इस हिमालय से जब नदियों का उद्गम होगा, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी तो ये अपने साथ अवसाद और निक्षेप, बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर लेकर के आएंगी, और इन कंकड़ और पत्थरों का क्या कर देंगी, यहाँ पर
इन कंकड़ और पत्थरों का यहाँ पर जो है जमाव कर देंगी। यहाँ पर बोले तो गिरिपदों में, क्योंकि ये जो है हिमालय का लास्ट वाला जो पोर्शन है 4 भागों में हमने डिवाइड किया था, ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के गिरिपदों में, यानी कि जब मान के चलिएगा इस प्रकार से ये कोई पर्वतीय भाग है और ये पर्वतीय भाग यहाँ तक तो ढलान थी, अब उसके बाद जो है समतल स्थान आ गया है, ऐसे समतल भाग आ गया है, मैदानी भाग आ गया है। तो यहाँ से जब ये बहेगी तो यहाँ पर जो है ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाएगी, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहा करके लेकर आएगी, क्योंकि ये ढलान वाला क्षेत्र है। अब ढलान में तो जो है ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाएंगी, लेकिन ये पत्थर जैसे जैसे इसके साथ बहेंगे तो ये गोल हो जाएंगे और धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे ना, और ये धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ये नीचे आएंगी, अब यहाँ पर तो ढलान थी इसलिए वो अपने साथ बहा करके ले आई, लेकिन जब यहाँ पर ये समतल स्थान आ गया, यहाँ पर जब ये समतल भाग आ गया तो ये कंकड़ और पत्थर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। और जब इस प्रकार से इनका ये जमा हो जाएगा, और दोस्तों अब यहाँ से जो ये नदी आ रही है अपने साथ कंकड़ और पत्थर ला रही है, उनका तो यहाँ पर जमाव कर देगी। लेकिन ये जो नदी आ रही थी, जो जल आ रहा था, ये क्या करेगा, यहाँ से इसके नीचे से बह करके निकल जाएगा, क्योंकि कंकड़ और पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों का जमाव है, तो इसके अंदर से ही निकल जाएगा, बाहर दिखाई नहीं देगा। पहली बात तो ये कि जो कंकड़ और पत्थरों वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, तो जो ये कंकड़ और पत्थरों वाला एरिया है जो गिरिपदों में पाया जाता है, ये वाला एरिया कंकड़ पत्थरों का जमाव क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों का जमाव क्षेत्र जो मुख्यतया गिरिपदों में पाया जाता है, या जिसका विस्तार मुख्यतया गिरिपदों में देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं भांवर प्रदेश। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं भांवर प्रदेश, भांवर प्रदेश। और भांवर प्रदेश कैसा होता है, तो आप सब जानते हैं, जब बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों का जमाव क्षेत्र है तो सीधी सी बात है यहां पर कृषि नहीं कर सकते, यानी कि ये अनउपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ क्षेत्र, यहां पर कृषि नहीं की जा सकती, यह अनउपजाऊ क्षेत्र है। और इस भांवर प्रदेश में दोस्तों क्या हो रही है, देखो नदियां, जो छोटी छोटी नदियां जो आती है वो वहां पर आकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इस भांवर प्रदेश में, भांवर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। चलिएगा, तो भांवर प्रदेश में क्या होता है, छोटी छोटी जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है, ये अनउपजाऊ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई की अगर अपन बात कर लेते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है, लेंथ है वो कितनी है, सॉरी चौड़ाई है वो कितनी है, तो दोस्तों 8 से 16 किलोमीटर है। मतलब कम से कम 8 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और कई किताबों में आपको 8 से 10 भी मिलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कई किताबों में 8 से 10 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है, किसकी, भांवर प्रदेश की। अच्छा, और इस भांवर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः कहां पर मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा गिरिपदों में। ये क्या है, गिरिपद है, तो गिरिपदों में आपको इसका विस्तार मिलेगा। गिरिपद यानी कि क्या होता है, तो गिरी यानी पर्वत, पद यानी पैर, पर्वतों के पैरों में, जैसे ये पर्वत है, इसका ढलान खत्म हुआ, ये मैदानी भाग आ गया, तो ये इसके पैर हो गए, तो यहाँ पर जो है मुख्यतः इसका जमाव आपको मिलेगा, इनका कंकड़ पत्थरों का जमाव यहाँ पर मिलेगा। और इन कंकड़ पत्थरों में नदी पानी क्या होगा, जैसे कंकड़ पत्थरों में आप पानी डालेंगे तो पानी पारगम्यता के कारण, सर्वाधिक पारगम्यता होने के कारण जो है उसके अंदर से निकल जाएगा, बाहर थोड़ी दिखाई देगा अपने को, नहीं ना, तो बाहर दिखाई नहीं देगा, अंदर से ही निकल जाएगा। तो ऐसे में जो है नदियां वहां पर क्या करती है, दिखाई नहीं देती है, इसके अंदर से प्रवाहित हो जाती है। और जब अंदर से प्रवाहित हो जाती है और आगे जाकर के क्या करती है, इन पत्थरों वाले एरिया में से, इस कंकड़ पत्थरों वाले एरिया से बाहर निकलती है। अब बाहर क्या हो गया है, समतल मैदान आ गया है। अब समतल मैदान आ गया तो वो क्या करेंगी, फैल जाएंगी, तो यहां पर जो है वो कई धाराओं में फैल जाएंगी, कई धाराओं में बट करके प्रवाहित होने लगेंगी। जहां पर ये कई धाराओं में फैल करके प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। तो एक बार इसमें समझने की कोशिश करना आप। देखो ये तो था हमारा भांवर प्रदेश। अब यहां से जैसे कोई नदी निकली और ये नदी निकलने के बाद यहां पर जो है विलुप्त हो गई, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है, और कई प्रकार से ये इस प्रकार से निकलती हैं, कई धाराओं में जो है आगे निकल जाती है वापस, इस प्रकार से कंकड़ पत्थरों में बहते हुए ये वापस बाहर की तरफ निकलती है, इस प्रकार से, ठीक है। और निकल कर के आगे जाकर के वापस क्या कर लेती है, एक धारा का रूप धारण कर लेती है वापस, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कई धाराओं में बह रही थी, वापस आगे जाकर के क्या कर रही है, एक ही रूप धारण कर लेती है, एक ही धारा का रूप धारण कर लेती है, ये इस प्रकार से। देखिए, तो ये मान के चलिएगा ये हमारी दूसरी नदी निकल चुकी है,
चलिए, और इसने भी यहाँ पर जो है एक नदी का रूप धारण कर लिया है और आगे की तरफ प्रवाहित हो रही है, ये लीजिए, ठीक है। और ये भी जो है आपकी एक नदी का रूप धारण करके अभी ये आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अब होता क्या है, होता यह है मेरे दोस्तों कि जब ये कई धाराओं में निकल कर आई थी और आगे जाकर के जो है एक धारा में प्रवाहित होने लगी, यानी कि एक नदी का रूप वापस इसने जब धारण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जिस बेल्ट में ये विलुप्त हो गई थी, इस बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों का जो जमाव क्षेत्र था उसमें तो ये क्या हो गई थी, विलुप्त। और जिस बेल्ट में ये पुनः भूपटल पर प्रकट हुई, देखो इसके बाद जैसे ये कंकड़ पत्थरों का जमाव क्षेत्र यहां तक है, इसके समाप्त होने के बाद पुनः ये धाराएं हमें दिखने लग गई। और जब ये पुनः धाराएं दिखाई देने लगी तो जिस क्षेत्र में ये कई धाराओं में बट करके बह रही है, देखो कितनी धाराओं में बट करके बह रही है, जिस क्षेत्र में ये कई धाराओं में बट करके बह रही है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो यहां तक का बेल्ट जिसमें ये कई धाराओं में बट करके बह रही है, यानी कि नदियां फैल करके बह रही है, इसमें विलुप्त हो गई थी, यानी कि समाप्त हो गई थी, डूब गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, और इसमें पुनः भूपटल पर प्रकट हुई, तो इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तराई क्षेत्र। ये लीजिएगा तराई क्षेत्र। अब ये तराई क्षेत्र में नदियां फैल करके बहेंगी, कई धाराओं में बट करके बहेंगी, तो यहां पर जल की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो तराई क्षेत्र वाला जो एरिया है ये कैसा होता है, तो दोस्तों ये दलदला क्षेत्र है। कैसा है, दलदला क्षेत्र है। पहली चीज ध्यान में रखना है, ये दलदला क्षेत्र है। लेकिन ये चीज ध्यान रहे, ये अनुपजाऊ है, ये दलदला तो है लेकिन ये उपजाऊ क्षेत्र है। ये कैसा है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब दलदला है, पानी की मात्रा ज्यादा है यहां पर, तो ऐसे में आप सबको पता है कि यहां पर गेहूं, सरसों वगैरह वगैरह ऐसी कृषि करना संभव नहीं है। तो कैसी कृषि की जाएगी, वैसी ही कृषि यहां पर की जाएगी जिसको पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बात कर लूं चावल की, है ना, बात कर लेते हैं गन्ने की, तो इस तराई वाले बेल्ट में जो है इसकी कृषि मुख्यतः की जाती है। अब तराई क्षेत्र जो है इसमें पहले क्या होता था, यहाँ पर जो है दलदला क्षेत्र था, तो इसमें काफी वनस्पति भी पाई जाती थी और यहाँ पर घास का विस्तार भी पाया जाता है। अब घास का विस्तार पाया जाता है, घासें पाई जाएंगी, वनस्पति पाई जाती है। हालांकि वनस्पति को अभी वर्तमान में साफ करवा के यहाँ पर जो है कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ जो घास पाई जाती है, अब घास पाई जाती है तो सीधी सी बात है घास में मच्छर भी पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो मच्छर पाए जाने के कारण इस तराई क्षेत्र को क्या कहते हैं, मच्छर पेटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो आपका तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, इस तराई क्षेत्र में क्या पाई जाती है दोस्तों, घास पाई जाती है, और घास में मच्छर पाए जाने के कारण क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र को मच्छर पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मच्छर पेटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तराई क्षेत्र में मुख्यतया चावल व गन्ने की कृषि की जाती है। किस किस की होती है, तो चावल व गन्ने की कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। इस वाले बेल्ट में जो है मुख्यतया किन किन की कृषि की जाती है, तो दो फसलें मुख्यतः इस बेल्ट में बोई जाती है, चावल और दूसरा गन्ना। अच्छा, अब गुरुजी दो चीज तो समझ में आ गई, भावर प्रदेश और तराई क्षेत्र, लेकिन ये खादर और बांगर क्या है। तो खादर और बांगर में बात करूं तो दोस्तों, जब ये नदियां अब बड़े बड़े जलोढ़ों का जो जलोढ़ अपने साथ लेकर के आई थी, कंकड़ पत्थर, उनका जमाव यहां पर कर दिया, उसके बाद ये अपने साथ लेकर के चलती है, छोटी छोटी जो अवसाद और निक्षेप है उनको अभी भी अपने साथ लेकर के चलती है। और जब इनमें बाढ़ आती है तो ये इसका पानी का जो है ये फैलाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पार्ट जो है इसका वो फैल जाएगा। और जब ये फैल जाएगा तो ये क्या करेंगी, अपने साथ जो अवसाद और निक्षेप लाई थी, जैसे ये मान के चलिएगा कि इसका पानी का बहाव यहाँ से इस प्रकार से फैल गया, तो वो क्या करेंगी, इनका यहाँ पर जमाव कर देंगी, ये इस प्रकार से इनका जमाव कर देंगी, ये अपने पार्ट वाले एरिया में इनका क्या करेंगी, जमाव कर देंगी। और इनका पार्ट वाले एरिया में जमाव कर देने के कारण या अपने बहाव क्षेत्र में इनका जमाव कर देने से ये जो जिस मिट्टी का जमाव इसने किया है वो मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, जिस मृदा का जमाव या फिर इन नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो है जलोढ़ मृदा। वो कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ मृदा। और ध्यान रहे जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, एक खादर और बांगर। निर्माण काल या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आपकी जलोढ़ मिट्टी को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है खादर और एक है बांगर। अब खादर क्या है और बांगर क्या है, ये चीज भी समझना है अपने को, तो समझाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए इधर। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद और निक्षेपों से या फिर नदियों के द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। अब आपने कहा कि गुरुजी जलोढ़ भी दो प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की कैसे? अब जैसे मान के चलिएगा कोई भी नदी है, मान के चलिए ये कोई नदी है और ये नदी प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से ये नदी का बहाव क्षेत्र है और ये इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है नदी। अब जब नदी में क्या आई, जब ये बेसिकली जब प्रवाहित होती है तो यहाँ तक इसका जल स्तर होता है, यहाँ से ये बह रही है। लेकिन जब इसमें बाढ़ आई और जब हर साल इसमें बाढ़ आती है तो ये यहाँ तक जमाव कर देती है। कहाँ तक करती है? जब इसमें हर साल बाढ़ आती है तो ये यहाँ तक जमाव कर देती है। यहाँ तक जो है ये इसका जमाव या फिर इसके जल का फैलाव यहाँ तक चले जाता है। हर साल जब बाढ़ आती है, ध्यान से समझना, हर साल जब बाढ़ आती है तो इसका जल यहाँ तक चले जाता है और जहाँ तक इसके जल का फैलाव जाएगा वहाँ तक ये मिट्टी का जमाव करेगी। अब यहाँ तक तो ये क्या कर रही है? हर साल ही जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा